जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अग्निवेद फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया था। आज राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया था। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखेंगे। उससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य कर दें। तो आज हम देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 77 कहता है कि संपूर्ण शासन राष्ट्रपति के नाम पर, संपूर्ण जो शासन होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर संचालित किया जाता है। जैसे कि मंत्रिमंडल का गठन करना। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन करना यह राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों में आ जाता है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम मुख्य रूप से मोटे तौर पर कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, सैन्य शक्तियां, राजनयिक शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, कई शक्तियों में हम राष्ट्रपति की शक्तियों को विभाजित करते हैं। तो कार्यकारी शक्तियों में जैसे संपूर्ण शासन किसके नाम पर संचालित होता है? तो राष्ट्रपति के नाम पर संचालित होता है। लेकिन जो वास्तविक शक्तियां, वास्तविकता क्या है कि इन समस्त शक्तियों का उपयोग जो है कौन करता है? तो आपको बताना है प्रधानमंत्री करता है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो शक्तियों का प्रयोग जो है, शक्तियों का जो प्रयोग होता है वो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री करता है। उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन करना। मंत्रिमंडल का गठन जो है किसकी सलाह पर करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रियों के विभागों का, जितने कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके विभागों का वितरण जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मंत्रियों के विभागों का आवंटन करना किसका काम है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति का काम है। किसकी सलाह पर करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। नियुक्ति तथा पदमुक्ति। किसी भी मंत्री को पद से हटाने और उसे नियुक्त करने, दोनों अधिकार जो है किसको प्राप्त हैं? तो आपको बताना है राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। विभिन्न आयोगों का गठन। विभिन्न आयोग जैसे वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत जो है 5 साल के लिए कौन गठित करता है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति ही गठित करता है। ऐसे ही आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो भी आयोग होते हैं तो आपको बताना है कि सारे आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो विभिन्न जो आयोग होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखते हैं विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां आती हैं? तो विधायी शक्तियों में जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। आपको पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? तो आपको बताना है लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर के हमारी संसद का निर्माण होता है। अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है तो हमारा जो संसद है वो अधूरा है। इसलिए जो राष्ट्रपति है वो संसद का क्या है? अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 52 में इसके पद, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का जो है जिक्र है। आगे संसद का अधिवेशन जो बुलाने का अधिकार है, कौन बुलाता है? संसद का सत्र या अधिवेशन कौन बुलाता है?
तो कॉल करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। संसद का जब पहला अधिवेशन होता है तो उसको संबोधित करने का भी अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। उसके बाद जैसे संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन आपसे पूछ लेता है संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन कब बुलाए जाते हैं? जब किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या किसी मैटर पर दोनों सदनों में विचार विमर्श नहीं होते हैं, तो उस समय जो है राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन जो है कौन बुलाता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति बुलाते हैं। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको बताना है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के अगली जो विधायी शक्तियों में है संसद के सदस्यों का मनोनयन। तो जैसे मनोनयन से आशय है कि लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति लोकसभा में पहले दो आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करता था, किंतु वह पद अब समाप्त कर दिया गया है। लेकिन राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। सदस्यों का मनोनयन करता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। ऐसे लोगों को नियुक्त कौन करता है या मनोनीत कौन करता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति। कितने लोगों को? तो आपको बताना है 12 सदस्यों को। कहां पर? तो आपको राज्यसभा बताना है। वीटो की शक्तियां, वीटो शक्तियां क्या होती हैं? वीटो मतलब होता है निषेध। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, उसे संसद को वापस भेज सकता है या वह अपने पास ही विधेयक को रख सकता है। तो जब वह अपने पास ही रख लेता है तो उसे वीटो कहा जाता है। जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास रख लेता है, उस पर सिग्नेचर हस्ताक्षर नहीं करता है, तो उसे वीटो कहा जाता है। हिंदी में निषेधाधिकार, निषेधाधिकार कहा जाता है वीटो को। निषेधाधिकार कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। तो राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति होता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति होता है। जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, इन तीनों जो सेनाएं होती हैं इनका जो सर्वोच्च होता है कौन होता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति होता है। अगली जो शक्तियां हैं वो है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है?
तो शपथ भी आपको बताना है, न्यायाधीशों को राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। इस समय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक जो है अपने पद पर रह सकते हैं। भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। हीरालाल जे कानिया। वर्तमान समय में कौन है? तो आपको बताना है 50वें नंबर, 50वें जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? पचासवें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके वाई.वी. चंद्रचूड़ हैं। वाई.वी. चंद्रचूड़ जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत जो है क्षमादान करने की शक्ति है। क्षमादान जैसे किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उसे फांसी की सजा है, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदान की है, तो राष्ट्रपति उसको फांसी की सजा को जो है आजीवन कारावास में बदलने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। या किसी को आजीवन कारावास मिला है, ऐसी सजा मिली है, तो उसे उसकी सजा को कम करने या लघुकरण करने की जो शक्ति है किसके पास है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति के पास है। तो वर्तमान न्यायाधीश कौन है? वाई.वी. चंद्रचूड़ हैं। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो आपको बताना है दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। आगे हम लोग देखते हैं वित्तीय शक्तियां जैसे धन विधेयक है और बजट है। बजट को भारतीय संविधान में क्या कहा गया है? वित्तीय विवरण कहा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बजट को भारतीय संविधान में क्या कहा गया है? तो वित्तीय विवरण कहा गया है। वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 के तहत जो है बजट का प्रावधान है। धन विधेयक जो है लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति लेने के बाद ही जो है पेश किया जाता है। आकस्मिक निधि और संचित निधि। आकस्मिक निधि जो है, यहां हम संचित निधि भी लिख देते हैं। संचित निधि अनुच्छेद 266 और आकस्मिक निधि का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 267 में है। अनुच्छेद 267 में है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि से पैसा निकालने से पूर्व जो है संसद की स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। वित्त आयोग जो है 5 साल के लिए होता है। तो वित्त आयोग जो है अभी 15वां वित्त आयोग जो है कार्य कर रहा है। वित्त आयोग का जो भारतीय संविधान में वर्णन है अनुच्छेद 280 में है। 15वां वित्त आयोग जो है इस समय काम कर रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह हैं। कब तक कार्य करेगा? तो 2024
20 से 2025 तक 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है। सीएजी की नियुक्ति करना। सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एडिटर जनरल, या हिंदी में इसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहा जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। अनुच्छेद 148 में है। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति करते हैं। सीएजी क्या होता है? या भारत में जो भारतीय सरकार का जो धन होता है उसके आय व्यय का जो है ब्यौरा रखने का काम करता है। आगे राजनयिक शक्तियां। राजनयिक शक्तियों में विदेश कार्यकारी शक्तियों का संचालन करना। जो भी समझौते होते हैं, जो भी समझौते संधियां किसी देश से होती हैं तो किसके नाम पर होती हैं? तो राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं, चाहे वहां पर प्रधानमंत्री क्यों ना शामिल हो। तो वो सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति के नाम पर ही संचालित की जाती हैं। जो समझौते संधियां किसी देश से, अंतरराष्ट्रीय देशों से होते हैं तो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। उसके बाद देखते हैं अवशिष्ट शक्तियां। राष्ट्रपति की अवशिष्ट शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें है आपका विदेशी कार्य शक्तियों का संचालन, जैसे राजनयिकों की नियुक्ति करना। राजनयिकों की नियुक्ति करना, विदेशी राजनयिकों का अनुमोदन करना आदि शक्तियां जो होती हैं राष्ट्रपति की अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो है 3 भागों में विभाजित हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कितने भागों में विभाजित हैं? तो आपको बताना है 3। अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति में जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल जो है लागू होता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है? तो आपको बताना है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल जो है भारत के किस राज्य में सबसे पहले राज्य आपातकाल लागू हुआ? तो आपको बताना है कि राज्य आपातकाल जो है अनुच्छेद 356 में जब राज्य का संचालन संविधान के अकॉर्डिंग संवैधानिक तरीके से ना हो रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति जो है राज्य आपातकाल लगाता है। और सबसे पहले किस राज्य में लगा था? तो सबसे पहले राज्य आपातकाल जो है सबसे पहले राज्य आपातकाल पंजाब राज्य में लगा था। पंजाब राज्य में लगा था।
अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल अगर पूछा जाए कि भारत में कितनी बार लगा है तो आपको बताना है एक बार भी नहीं। और अगर राष्ट्रीय आपातकाल किस परिस्थितियों में लगता है तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है। आगे देखते हैं, ये सारी शक्तियां हमने आपको राष्ट्रपति की शक्तियां बता दी। अब हम लोग देखेंगे नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। नीति आयोग, नीति आयोग जो है यह योजना आयोग के स्थान पर आया है, यह योजना आयोग के स्थान पर आया है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, 1950 में हुई थी। और जो गैर संवैधानिक निकाय था, क्या था? गैर संवैधानिक निकाय था। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो संवैधानिक निकाय उनको कहते हैं कि जिनका जो है संविधान में प्रावधान था, जिनका संविधान में प्रावधान था या प्रावधान है, उनको हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। लेकिन जो नीति आयोग है, योजना आयोग था, इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो यह जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा है? गैर संवैधानिक निकाय है। यह राज्यों और मंत्रालयों में वित्तीय आवंटन नहीं करता है, यह वित्तीय आवंटन नहीं करता है, मतलब पैसा नहीं आवंटित करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगला, नीति आयोग का जो पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी घोषणा जो है 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने लाल किले की प्राचीर से की थी। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार क्वेश्चन आया है कि योजना आयोग का नाम किसने बदलकर नीति आयोग किया, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2014 को हुई थी। योजना आयोग कब से कार्य करना शुरू किया? तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग जो है एक्टिव हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आपको बताना है नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसे भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक कहा जाता है, मुख्य थिंक टैंक। थिंक मतलब होता है विचार। इसमें जो लोग होते हैं वो भारत के विकास के लिए जो है विचार करते हैं। यह जो है एक सलाहकारी निकाय होता है। सलाहकारी मतलब होता है एडवाइजर के रूप में नीति आयोग जो है भारत सरकार को परामर्श देने का काम करती है। किस मुद्दे पर? तो सामाजिक मुद्दा, आर्थिक मुद्दों पर सलाह देती है। ठीक है, इसका जो पुराना नाम था क्या था? योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो कहाँ है? तो पूर्व नाम आपको योजना आयोग बता देना है। अधिकार क्षेत्र जो है भारत क्षेत्र होगा, भारत क्षेत्र। यह पूरे भारत के लिए जो है सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर जो है भारत सरकार को सलाह देने का
काम करेगी। इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनगढ़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगढ़िया थे। उसके बाद प्रथम सीईओ, सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो पहले इसके जो सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थी, ठीक है, महिला थी। पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जो प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे। तो प्रधानमंत्री का जो पद होगा वो नीति आयोग की अध्यक्षता करना भी इसका जो है काम होगा। तो इस समय पदेन अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी, जो आपके देश के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी। वर्तमान सीईओ कौन है? तो बीबीआर सुब्रमण्यम है, बीबीआर सुब्रमण्यम हैं। नीति आयोग के उद्देश्य, नीति आयोग के उद्देश्य जो है कितने हैं? तो उसके 13 सूत्रीय उद्देश्य हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो आपको बताना है एनडीसी। एनडीसी मतलब होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद हिंदी में कहते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। यह जो है योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको बताना है प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। क्लास कैसे लगी आप कमेंट अवश्य करें।